जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ मौजूद सभी बुक लवर्स को आपके फेवरेट बुकवर्म विकास मनोद का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही भयानक डरावनी हॉरर नॉवल जिसका नाम है द वुमन इन ब्लैक, द एंजल ऑफ डेथ, रिटन बाय मार्टिन वेट्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस घर में बच्चों के साथ और उनके टीचर्स के साथ कैसी कैसी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, और हमने टॉम की मौत को भी उसमें देखा। और शो खत्म करते करते हम एक मोड़ पे आ चुके थे जहां पे ईव को एक चाबी मिली थी और हैरी ने उस ग्रामोफोन को जैसे तैसे ठीक करके चलाया और कुछ बातें उन दोनों को पता लगी उस ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग से। अब चलते हैं आगे। ईव और हैरी दोनों पास खड़े विचार कर रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। ईव ने सारे घर के तालों को चेक किया मगर वो चाबी कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। तो हैरी ने कहा कि ये चाबी इस घर के किसी ताले के लिए बनाई ही नहीं गई है। फिर बातों ही बातों में उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये HJ लिखा हुआ है, वो है क्या। फिर अचानक ईव को ऐसे लगा कि वो इन अक्षरों को, सेम फॉन्ट वाले अक्षरों को कहीं पहले देखा है उसने। उसे लगा कि वो यहाँ पे पहले भी आ चुकी है। फिर उसने हैरी से ये कहा कि उसने ये अक्षर HJ इनिशियल्स इसी फॉन्ट में, इसी ग्रिफिथ विलेज में एक घर के बाहर देखे थे। तो बस दोनों ने डिसाइड किया कि वो जाके चेक करेंगे कि वो आखिर है क्या। HJ वाली जो बिल्डिंग है, जो घर है, वहां जाके अगर कुछ पता लगाने की कोशिश की जाए तो संभवतः कुछ हाथ लग सके। तो इसी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ ईव हैरी को बाहर वेट करने के लिए बोल के अंदर जीन के पास परमिशन लेने के लिए गई। वो जीन के कमरे के पास पहुंची ही थी कि उसे लगा कि जीन उस कॉरिडोर, वरांडा के कॉरिडोर के उस तरफ, उस एंड के तरफ खड़ी है। उसने बुलाया मगर जीन से कोई आवाज नहीं निकली। जीन ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ईव को लगा कि जीन ने तो कुछ अलग ही कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, मगर ये ब्लैक कोट ये कौन पहन रखा है। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई मगर कोई फायदा नहीं। फिर अचानक ईव को समझ में आ रहा था कि वो एक्चुअली जीन नहीं थी, बल्कि वो काला साया। बहुत जोर से ईव चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हरकत नहीं। वो काला कोट, वो काला साया, वो काली परछाई वहीं की वहीं। ईव तेज भागी, जाके एक पंच मारने की कोशिश की। उसके हाथ में बहुत करारा दर्द हुआ क्योंकि वो
दीवार पे पंच मार बैठी। दरअसल वो काली परछाई और कुछ नहीं, बल्कि वहां पे हैंगर पे हुक पे अटकाया हुआ एक काला कोट था। मगर ईव को पता था कि वो हकीकत नहीं। उसे पता था कि वो काली औरत, काला साया, काली परछाई उसके साथ कोई दिमागी खेल खेल रही है। ईव की चीख पुकार सुन के जीन वहां पे अपने कमरे से बाहर निकल के आई और ईव को अंदर बुलाया। ईव ने जीन से ये कहा कि उसे गांव, विलेज में जाना है। नहीं जा सकती, इस काम के लिए तुम वहां नहीं जा सकती। मगर सच है, मैंने देखा है उसको, कुछ गलत है इस घर में। नो 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 नो, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग मिलिट्री में हैं और मैं ये अंधविश्वास वाली बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा आर्ग्यूमेंट उनके बीच बहुत चला। आखिरकार ईव ने बहुत ही सख्ती से ये कहा कि उसे जाना ही है। जीन ने, वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी कहा कि ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, मगर अगर ईव ना भी लौटे तो कोई उसे मिस नहीं करेगा। तो ईव और हैरी की जीप में निकल पड़े। उस गांव जाने के लिए, उस मार्श आइलैंड से उस विलेज तक जाने के लिए एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ से समंदर का पानी जाता है। वो मतलब बीच का रास्ता है। चूंकि वो आइलैंड है तो समंदर काफी करीब करीब रहता है। तो अचानक हैरी गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। ईव ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि नहीं, मिलिट्री बेस से मुझे कॉल आया है, मुझे बहुत जल्दी जाना है। मगर उसके चेहरे के हाव भाव को देख के ऐसा नहीं लग रहा था ईव को। हैरी तो मानो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ। तो ईव ने फिर से पूछा कि इतनी तेज क्यों चला रहे? उसने कहा नहीं, पता नहीं, लहरें बहुत जल्दी उठ सकती है, उससे पहले मैं पहुंचना होगा। मगर समंदर बहुत शांत था, बहुत धूप खिली हुई थी, कोई तूफान की आशंका नहीं। तो लहरों का उठना तो पॉसिबल ही नहीं था। मगर हैरी कुछ अलग ही कह रहा था। ईव ने उसे 2-3 बार बोला धीरे चलाओ। हैरी बहुत गुस्से में आके शट अप, मुझे कंसंट्रेट करने दो, ऐसे बोल रहा था। और उसके माथे पे पसीना मानो किसी ने एक गिलास भर पानी उस पे उड़ेल दिया हो जैसे आ रहा था। और वो बार बार स्टीयरिंग को पंच कर रहा था और गाड़ी चला रहा था। ईव तो मानो अपनी जान हथेली में रख के उसके साथ चल रही थी। और फिर आखिरकार उस गांव में वो पहुंच गई। फिर जीप रोकने के बाद हैरी ने ईव से सॉरी कहा और ये भी बताया कि जब वो एक ड्रिल के दौरान अपने कलीग्स के साथ फ्लाइट में उड़ रहा था, काफ़ी सारी फ्लाइट स्क्वाड्रन के साथ उड़ रही थी, तब अचानक उसकी फ्लाइट पानी में गिर गई और उसके साथ जो सोल्जर्स थे वो डूबने लगे। हैरी बहुत अच्छा एक तैराक था, उसने काफ़ी कोशिश की उसके सहकर्मियों को बचाने के लिए, मगर कुछ भी काम नहीं आया। और उन लोगों की आवाज़ हेल्प कैप्टन हेल्प
हेल्प अस कैप्टन, हेल्प अस। वो आवाज हैरी अभी भी भूल नहीं पा रहा था। तो हैरी के मुताबिक जब जब वो पानी या समंदर को देखता है, उसके दिमाग में वो खौफ छा जाता है और उन मरते दम तोड़ते फौजियों की आवाज गूंजने लगती है। तो हैरी के मुताबिक वो उसके अंदर का गिल्ट नाम का एक भूत या आत्मा जो उसे सताती है, इसीलिए समंदर को क्रॉस करते हुए कभी भी वो सहज महसूस नहीं करता। ईव ने उसको जैसे तैसे समझाया, हिम्मत दी और फिर चल पड़ी उस गांव की ओर जहां पे उसको HJ वाला घर ढूंढना था। और ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि वो गांव बहुत खाली था, शाम का वक्त था और वहां एक दो ही घर थे जो खड़े हुए थे, बाकी सब बहुत ही दुर्अवस्था में टूटे हुए थे। और ईव पहुंची गई उस घर के सामने जहां वो पहले दिन जब वो इस गांव में आए थे तब आई थी। वहां पे लिखा हुआ था होरेशियो जेरोम SQMC सोलिसिटर। होरेशियो जेरोम HJ, सेम फॉन्ट उस चाबी का और इस घर के ऊपर लगे हुए बोर्ड का। ईव अंदर गई और देखा वहां सारी चीजें बहुत ही दुर्अवस्था में, बहुत ही बुरी स्थिति में पड़े हुए थे। चेयरें उल्टी पड़ी हुई थी, टेबल्स टूटी हुई थी, काफी कमरे ऑफिस जैसे थे, खाली पड़े हुए थे। दोस्तों, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए क्योंकि हमें पता करना है कि इस घर में जाके ईव ने आखिर क्या पाया। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, A Flight of Life. वेलकम बैक। तो उस घर को ऐसे ही उसका मुआयना करते करते ईव ने देखा कि वहां पे कैंप फायर जैसा कुछ था, या फिर आग बनाते हैं, आग जैसे जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां चुन के रखते हैं, वैसा कुछ रखा हुआ था। वो आग जल के उस लकड़ी को ऑलमोस्ट पूरा जला चुकी थी, मगर फिर भी आधी अधूरी लकड़ियां वहां पे चुनी हुई पड़ी हुई थी। ये वहां पे गई और उसने देखा, उसने सोचा कि अंदर कुछ उस लकड़ियों में कुछ यूजफुल चीज मिल जाए, जिससे कोई क्लू मिल जाए उसको, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज मिली थी, एक गुड़िया। ईव ने उसे उठाया और देखा कि उस गुड़िया का चेहरा वैसे ही नोचा हुआ था जैसे एडवर्ड के पास वाला मिस्टर पंच था। इनफैक्ट वो मिस्टर पंच की फीमेल पार्टनर जैसी लग रही थी गुड़िया। ईव ने उसे देखा और देखते ही अपने हाथ से जोर से उसे फेंक दिया। फिर वो अंदर गई और वहां पे एक ऑफिस रूम से दूसरे ऑफिस रूम में चेक करती करती वहां पे देखा तो एक पैसेज अंदर जा रहा था, मगर उसके बाद बाहर एक लोहे का गेट, मगर वो बहुत ही पुराना हो चुका था। ईव ने हिम्मत करके उस गेट को खोला। चूंकि वो बहुत ही पुराना गेट था, वो बहुत ज्यादा ही आवाज कर रहा था खोलने के वक्त। उसे खोल के ईव अंदर गई
वहां पे उसने देखा कि वहां बैंक में जैसे सेफ होते हैं, जैसे लॉकर्स होते हैं, वैसे लॉकर्स कुछ 10-12 पड़े हुए थे, एक के ऊपर एक। ईव ने पहले लॉकर में चाबी डाली, चाबी अंदर गई मगर घूमी नहीं। दूसरी में डाली, चाबी अंदर भी गई, घूमी भी, मगर खुली नहीं। मगर तीसरे वाला ताला खुला और उसके अंदर एक लिफाफा मिला और बाकी वो लॉकर बिल्कुल खाली। ये लिफाफा अपने हाथ में लेके ईव ने पीछे मुड़ के जैसे ही जाने की कोशिश की, उससे पहले कि वो मुड़ पाती, उसे गेट बंद होने की ढंग जैसी आवाज सुनाई और ऐसे एक दरवाजा लॉक बंद हो रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे वही बूढ़ा आदमी उस ताले में चाबी डाल के गेट को लॉक कर रहा था। ये ने बोला, हेल्प हेल्प, मुझे लॉक क्यों कर रहे हो? तुम वापस नहीं जा सकते, तुम वापस नहीं जा सकते। ईव ने कारण पूछा मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो वहां से चल दिया। ईव जोर जोर से गेट को पीटने लगी मगर कोई फायदा नहीं। फिर अचानक ईव ने बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? जेकब, मेरा नाम जेकब है। फिर ईव उसे जैसे तैसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगी और उनकी सारी बातों के बाद जेकब ने उसे ये बताया कि उस गांव में सारे बच्चे सब लोग मर गए। सब चले गए, सब चले गए। मगर तुम कैसे जिंदा हो? जो भी उस औरत को देखता है, जो भी उस औरत को देखता है, एक बच्चा उस गांव में मरता है। और उसने ये बताया कि जेकब बच गया क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो जेकब की बात से ईव को ये पता चल गया कि जब वो काली औरत, वुमन इन ब्लैक, किसी को नजर आई है, तब एक बच्चे की मौत हुई है। और अब ईव चाहती थी कि वो सारे बच्चों को बचा के लेके जाए। तो वो बोल रही थी, उसे समझा रही थी कि उसे छोड़ दें ताकि वो सारे बच्चों को लेके वापस जा सके। मगर ईव ने उसे ये भी बता दिया कि ऑलरेडी एक बच्चे की मौत हो चुकी है। मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। ईव गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सारे बच्चों को लेके चले जाऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अब तुम नहीं जा सकती, क्योंकि
पास आके ही उसे बात करने लगा। ईव ने देखा उसकी कमर में एक बेल्ट था, उसमें एक बड़ी सी चाबी लटक रही थी। उसे जैसे तैसे बातों में उलझा के रख के ईव ने धीरे से वो चाबी निकाल ली। मगर जेकब बहुत ही होशियार आदमी था। वो अंधा जरूर था, मगर उसके बाकी सेंसेस बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे। तो जैसे ईव ने चाबी निकाली, जेकब शोर मचाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से उस गेट को हिलाने लगा, मगर गेट खुला नहीं। उसे 2-3 लात मारी और फिर गेट अचानक खुल गया, क्योंक't वो पुराना ताला था, तो ताला स्ट्रॉन्ग नहीं था। तब तक ईव एक कोने में जाके दुबक के बैठ गई। जेकब रास्ता रोके हुए, ईव दुबक के बैठे हुए, दोनों अलग अलग मकसद से वहां पे। ईव को बच के निकलना था, जेकब को ईव को पकड़ना था। तब जेकब इधर उधर थोड़ा चहलकदमी करते हुए अंदर आ रहा था और ईव ने अपना मौका ताड़ा और जेकब के पैर के बीच से निकलने की कोशिश की। वो ऑलमोस्ट निकल ही चुकी थी। तब जेकब को पता चल गया और उसने ईव की टांग खींची। ईव गिर गई, जेकब उसके ऊपर गिर गया, मगर ईव जैसे तैसे उसे धक्का देके खड़ी होके भागने लगी। मगर जेकब, उसे सब पता चल रहा था और वो ईव के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तब ईव ने लास्ट अपना एक वेपन वो यूज किया। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसने अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ में जो बड़ी सी चाबी थी वो जेकब के मुंह पे दे मारी। जेकब दर्द में कर्रा रहा था। तब ईव फटाफट ऊपर सीढ़ियों से भाग के बाहर निकल गई। बाहर हैरी उसका इंतजार कर रहा था। ईव को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर अंदर थी, क्योंकि जब वो बाहर आई तो वहां रात हो चुकी थी। गाड़ी में बैठ के ईव ने वो लिफाफा खोला और उसमें जो न्यूज़ थी वो पढ़ के उसके होश उड़ गए। वो लिफाफा नथानियल ड्राबलो के नाम पे था, मतलब उसके लिए छोड़ा गया था। और उस लिफाफे में एक खत था जिसे लिखा था जेनेट हम्फ्री ने। जेनेट हम्फ्री ने ये बताया कि नथानियल ड्राबलो है वो उसका बेटा है, और उसने अपने बेटे के लिए लिखा, प्रिय नथानियल, जब ये खत तुम्हें मिलेगा तुम 18 साल के हो चुके हो गए, मगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, क्योंकि वो लोग मुझे पागल खाने में भर्ती कर चुके हों। मगर तुम कभी ये मत भूलना कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो एलिस जो तुम्हारी माँ बन के तुम्हें अपने घर में रख रही है, उसने जबरदस्ती मुझसे तुम्हें छीना है। हालांकि चार्ल्स तुम्हारे पिता जरूर हैं, मगर तुम्हारी माँ एलिस नहीं, मैं हूँ। जब भी तुम्हें ये खत मिले तो मुझे ढूंढते हुए आना और मुझे बचाना। तुम्हारी प्रिय माँ जेनेट हम्फ्री। बहुत ही दुख हुआ ईव को ये देख के, ये सुन के, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो नथानियल 18 साल का हुआ ही नहीं, उससे पहले ही वो मर गया था। जेकब ने उसे बताया कि जब से नथानियल मरा तब से वो उस औरत उस गांव में किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ती। तो ये सब सुन के बहुत ही दर्द के साथ हैरी और ईव इल्माश
हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। इस गाने को सुनने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ईव और हैरी ने वहां जाके क्या किया। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। वहां इल्माश होम में जीन क्लास ले रही थी, मगर जेम्स उसका मन नहीं लग रहा था। टॉम के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों इन 4-5 दिनों में टॉम उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। चूंकि एडवर्ड आजकल कुछ बोलता नहीं था, तो जेम्स का एक ही दोस्त टॉम ही बचा था, क्योंकि वो एल्फी के साथ ज्यादा बात नहीं करता था। तो जेम्स जीन से यह कह के बाहर निकल गया कि उसे बाथरूम जाना है, और वो बाथरूम के बजाय किचन में गया। उसे लगा कि उसे कुछ खाना चाहिए, उसे भूख लगी। वहां देखा तो कुछ ज्यादा खास चीजें थी नहीं, कुछ बिस्किट्स थे और कुछ टॉफीज थी। उसने 2-3 बिस्किट निकाल के चुपचाप अपनी जेब में डाल लिए। उसने सोचा कि वो तो रात को खाने के लिए काम आएंगे जब नींद नहीं आएगी, मगर उसी वक्त क्या खाना चाहिए। तब उसे वो टॉफी वाला जार दिखा ऊपर, मगर उसे लगा कि टॉफी वाला जार इतना ऊपर कौन रखेगा, क्यों रखेगा। तो वहां पे एक सीढ़ी पड़ी थी। वो उस सीढ़ी को अपनी और घसीट के बराबर उस जगह पे रख के ऊपर चढ़ने लगा, मगर वहां पे सिर्फ जेम्स नहीं था। वो बिल्कुल बेखबर था इस बात से कि उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी है। और जैसे कि आप जानते हैं, जहां जहां वो काली परछाई जाती है, वहां के दीवारें क्रैक होने लगती है, बिखरने लगती है पपड़ी उसमें से, और एक सड़ी हुई बू उस जगह को घेरने लगती है। तो कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था जेम्स, मगर उसकी भूख और उसका शातिर शरारती दिमाग कहाँ बाज आने वाला था। वो इन चीजों की परवाह किए बगैर ऊपर चढ़ रहा था, मगर अचानक उसे भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। जेम्स पीछे मुड़ा, वो सर हिलाने लगा, जैसे हम किसी की बात को सुन के हामी भरते हैं, इन अग्रीमेंट जैसे हम सर हिलाते हैं, वैसे सर हिला रहा था। और टॉफी के जार के बजाय और ऊपर चढ़ने लगा, एकदम ऊपर वाले शेल्फ में। वहां पे कुछ नहीं थे, बस कॉबवेब्स थोड़ा और 1-2 टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े, और एक जार जिसमें चूहे मारने का जहर था। जेम्स बहुत ही उत्सुकता से उस चूहे वाले जहर के डब्बे को खोल के उसमें से 1-2 गोली हाथ में लेके अपने मुंह की ओर लेके जा ही रहा था कि अचानक, जेम्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्लास छोड़ के तुम बाथरूम की जगह किचन में आके क्या कर रहे हो? जेम्स अचानक जागा। उसे लगा कि वो किसी सपने से, किसी नींद से उठा है, और तुरंत उन गोलियों को वहीं पे छोड़ के फटाफट नीचे उतरा। वो सोच में डूब गया। वो ये सोचने लगा कि वो उतनी ऊपर गया कैसे, कब। वो तो टॉफी ही लेने के लिए जा रहा था, मगर वो उससे ऊपर वाले शेल्फ पे क्या कर रहा था, क्यों वहां पे गया। मगर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ही हैरान रह गया जेम्स, मगर जीन का डर
और ज्यादा उस हैरानी से भी ज्यादा खतरनाक था। तो इसलिए उस बात को ज्यादा ना सोच के वो जीन को फॉलो करते हुए वापस क्लासरूम में जाके बैठ गया। और फिर सोने की टाइम हुई और जीन सारे बच्चों को उनके बेड्स में सुलाने के लिए लेके गई। तभी जॉयस जीन से कुछ कहने के लिए एक्सक्यूज मी हेडमिस्ट्रेस बोले, मगर जीन बहुत गुस्से में थी। जॉयस चुपचाप सो जाओ, ये कह के उसे चुप करा दिया। वो चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गई और फिर चुपचाप अपने बेड में लेट गई। तभी एक जीप की आवाज आई और सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट से अपने बेड की ओर खिड़की थी उसे देखने लगे कि क्या है। जीन दरवाजा खोलने के लिए फ्रंट डोर पे गई। तब ये बच्चे खिड़की की तरफ बढ़ के देख रहे थे और जॉयस ने अचानक एडवर्ड के हाथ में एक पेपर देखा, एक ड्राइंग, और शॉक हो गई जॉयस, क्योंकि ये ड्राइंग तो टॉम ने अपने पास अपने कब्जे में करके रखी थी और जब तक जितना उसे याद है जॉयस को, टॉम ने वो ड्राइंग वापस नहीं की थी एडवर्ड को। तो फिर एडवर्ड के पास ये ड्राइंग कैसे आई? जॉयस ने एडवर्ड से पूछा। एडवर्ड ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर करके उसका कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाके अपने बेड पे लेट गया। जॉयस को लगा कि इस बार तो जीन को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। दरअसल जॉयस को जीन बहुत ही अच्छी लगती थी। जॉयस के पेरेंट्स बिल्कुल ही अनुशासित नहीं थे। बहुत सारा पैसा पार्टी, ड्रिंक्स और ड्रग्स में खर्च कर देते थे और घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। तब जॉयस ने सोचा कि उसे अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल ही नहीं बनना है, क्योंकि जब वो स्कूल जाती तो उसे बहुत ही डिसिप्लिन्ड जीन सामने नजर आती और जीन बहुत ही अच्छी तरह से डिसिप्लिन फॉलो करने वाली एक हेडमिस्ट्रेस थी और जॉयस के लिए वो इंस्पिरेशन बन गई। और जॉयस ने सोचा वो जब बड़ी होगी तो वो जीन की तरह ही होगी। वो जीन के हर डायलॉग को कॉपी करती थी और उसे लगता था कि मैं भी बड़ी होके बच्चों से ऐसे ही बोलूंगी, बच्चों से इतनी ही डिसिप्लिन से रहूंगी। तो एक तरह का एक इंस्पिरेशन। और जॉयस तो जीन को अपनी माँ तक समझने लगी, मगर चूंकि वो जीन की फैन या जो भी कहने थी, उसे अपने इमोशंस बाहर दिखाने अच्छे नहीं लगते थे। तो कभी भी उसने जीन से ये कहा नहीं, मगर उसे हमेशा लगता था कि जीन उसकी सगी माँ से भी ज्यादा उसको प्यारी लगती है। तो जीन के पास जॉयस भागी, मगर वहां जीन, हैरी और ईव खड़े बात कर रहे थे। तो जैसे ही जॉयस ने उनको डिस्टर्ब किया, जीन ने फिर से उसे बहुत जोर से डांट के कहा, चुपचाप जाके सो जाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तो जॉयस बहुत ही उदास होके और गुस्से में जाके अपने बेड पे सो गई और चादर से अपने मुंह को ढक लिया। यहाँ ईव और हैरी बहुत ही मुश्किल से समझा रहे थे जीन को कि उन्हें निकलना चाहिए, मगर जीन टस से मस नहीं हुई और उसने कह दिया कि अगर ईव को इतने ही जाने की जल्दी है या उसे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो वो अकेली जा सकती है। हैरी ने भी बहुत कोशिश की, मगर जीन ने कहा कि हैरी का वहाँ पे कोई काम नहीं है, हैरी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बस ईव का एक फ्रेंड है, उससे ज़्यादा उसका इस बच्चों के उस घर से कोई लेना देना नहीं। मगर तभी अचानक आकाश में
एरोप्लेन्स की आवाज़ आने लगी और हैरी ने कहा कि शायद एयर रेड चल रही है और फटाफट सब लोग नीचे तहखाने की ओर चलने लगे। बच्चों को लेके 3 बड़े, ईव, हैरी और जीन, सारे बच्चों को लेके नीचे चले। ईव ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कि ये तहखाना ये सूटेबल जगह नहीं है, ये मतलब सबसे डेंजरस जगहों में एक है इस घर में, वहाँ पे जा ही नहीं सकते। मगर हैरी ने जैसे तैसे उसे समझाया और कहा कि उस रात को, उस वक्त, एयर रेड के वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, जो मिलता है उसी से हमें काम करना है। क्योंकि अगर इंसानों की बस्ती को जर्मन एयरक्राफ्ट ने देख लिया तो 1-2 बम उनके ऊपर भी बरसा दिए जाएंगे। तो ये सब सुन के बच्चों को लेके वो सब नीचे तहखाने की ओर बढ़ गए। तहखाने में देखा तो वहाँ पे बिल्कुल पानी आ चुका था, मतलब घुटनों से थोड़ा नीचे तब पानी था और बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि पानी है, ये है, वो है। मगर जीन ने जैसे तैसे डांट के बच्चों को कंट्रोल किया और सब ने मोमबत्तियां जला ली और सब लोग बैठ गए चुपचाप प्लेन जाने का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेन्स बहुत ही पास नज़दीक आ रही थी। नज़दीक वाले खेतों में बॉम्ब गिरा रही थी, वहाँ पे समंदर किनारे थे, उन पे बॉम्ब्स गिरा रही थी और बिल्डिंग मानो हिल रही थी। और उस तहखाने में मोमबत्ती की परछाइयाँ दीवारों पे बहुत ही भयानक से दूसरी परछाइयों को क्रिएट कर रही थी। बच्चे एक स्टूल लेके या कार्डबोर्ड जो बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर बैठे हुए थे। अचानक एक बच्चे ने जोर से आवाज निकाली और ईव ने और जी ने वहाँ पे जाके देखा तो वो एक खिलौने से खेल रहा था। उस खिलौने का एक हैंडल है, उसे घुमा के उसके अंदर देखें तो अलग अलग तरह के परछाइयाँ, अलग शेप्स दिखाई देते हैं। मगर उस बच्चे को कुछ एक डरावना शेप दिखाई दिया। तो जी ने उसे वापस डांटा और कहा कि कोई चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ जैसे हैं वैसे ही रहनी चाहिए, बस चुपचाप बैठे रहना है। वो सब बच्चों को बराबर बिठा के उस चीख पुकार करने वाले बच्चे को शांत करके जैसे ही आए और सजीन ने कहा कि सब बच्चे एक साथ रहें, इकट्ठा रहें। अचानक जोर से हवा आई, पता नहीं कोई खिड़की खुली रही, क्या हुआ, मोमबत्तियां एक से एक बुझने लगी। तो फिर वापस बच्चे चीख पुकार करने लगे और मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस ढूंढ रहे थे। इन सब के बीच एक बच्चा, जॉयस, उस ग्रुप के थोड़ा अलग, उस ग्रुप के बाहर बैठी हुई थी। उसे अभी भी गुस्सा था जीन के ऊपर, क्योंकि जीन ने उसकी एक भी बार बात नहीं सुनी, और गुस्से को दिखा भी नहीं सकती। तो इसलिए उसकी नाराजगी व्यक्त करने का उसका अलग तरीका कि ग्रुप में सारे बच्चों के साथ नहीं, थोड़ा अलग बैठना है। अचानक जॉयस सारे मोमबत्तियां बुझने के बाद मुड़ के देख रही थी तो उसे कोई दिखाई दिया उसके पीछे। वो दीवार, उसमें दरारें और चौड़ी हो रही थी, उसका पेंट और पपड़ी जैसे उतर रहे थे और दुर्गंध बढ़ रही थी। उसने देखा कि कोई इशारे से उसे बुला रहा है। बस चुपचाप बिना किसी को पता चले जॉयस उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगी।
सब लोग मोमबत्तियां जलाने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने नोटिस नहीं किया कि जॉयस उस ग्रुप से अलग निकल रही है। और जैसे जॉयस तहखाने की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी, सीढ़ियों के ऊपर ग्राउंड फ्लोर में एकदम सीढ़ियों के सामने उसका इंतजार कर रही थी एक औरत। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा तो मानो बहुत वाइट, जैसे कोई ब्लीच कर दिया हो उसके हड्डियों से मास्क को। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो सर को ऐसे वैसे हिला के मानो जैसे कुछ सुन रही थी और सर हिला रही थी और फटाफट अपने रूम में अपने बेड की ओर चली। अपने साथ जो ऑक्सीजन मास्क था, जो एयर रेड्स की दौरान यूज करने के लिए सभी बच्चों को दिया गया था, उस ऑक्सीजन मास्क को उसने खोल के, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से हवा आती है मास्क में जिससे सांस ले सकते हैं, उस पाइप को खोल के उसके पाइप में जो गैप होता है हवा के लिए, उसमें उसने अपने हैंड कर्चीफ को बहुत जोर से दबा के प्रेस कर दिया ताकि सिलेंडर से हवा पाइप तक आ ना सके, और वापस अपने मास्क को टाइट पहन लिया। वो देख रही थी कि उसके पास वाले बेड पे, एडवर्ड का जो बेड था, उस पे वो मिस्टर पंच वाला डॉल वहीं पे पड़ा था और जॉयस को लग रहा था कि वो उसे एकदम देख रहा है, तीखी नजर से घूर के देख रहा है। और दूसरी साइड वो काले कपड़े वाली औरत उसे एनकरेज कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जॉयस को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर उसे पता था कि जॉयस को कैसे भी उस औरत को खुश रखना है, उस औरत का कहा मानना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के आगे तारे जगमगाने लगे, उसका सर घूमने लगा, उसके पैर बिल्कुल ही वेटलेस हो रहे थे। और वहां नीचे जब मोमबत्ती जली तो सबने अपने अपने स्थान पे बैठने के बाद देखा कि जॉयस नहीं है। सब ढूंढ रहे थे इधर उधर जॉयस, मगर जॉयस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और प्लेन्स के बॉम्ब बहुत ही नजदीक गिरने शुरू हो गए थे और बहुत शोर शराबा हो रहा था, बिल्डिंग की दीवारें हिल रही थी। जॉयस 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 सब लोग चीख पुकार कर रहे थे, मगर सबको पता था कि उस आवाज में, उन एरोप्लेन्स और बॉम्ब्स की आवाज में वो कितना भी चिल्लाएं, जॉय सुनने वाली नहीं है। ईव और हैरी तेज भागे, उन्हें पता था कि जॉयस के साथ क्या हो रहा है। उनको पता चल गया था कि जेनेट ने जॉयस को अपने कब्जे में कर लिया है और वो किचन से पैंट्री से डाइनिंग हॉल और डाइनिंग हॉल के बाद हॉल, कहीं पे भी जॉयस का पता नहीं चल रहा था। और इधर जॉयस, उसके पैर वेटलेस हो रहे थे और वो नीचे गिर गई। उसे लग रहा था कि वो औरत उसे बहुत इनकरेज करके शाबाश शाबाश बोल रही है, वेल डन, दैट्स द वे टू डू इट, जैसे शब्द उसको सुनाई दे रहे थे। और फिर अचानक सारी आवाज धीरे धीरे कम हो गई और कुछ नहीं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो जानेंगे कि जॉयस की मौत के बाद वहां क्या हुआ, बाकी लोग बचे या उनका भी शिकार कर लिया उस वुमन इन ब्लैक ने। तो ये सब जानने के लिए हमारे शो के आखिरी जो एपिसोड है उसके लिए आप वेट कीजिएगा।
और हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, आप अपने फीडबैक मुझे अपने ईमेल आईडी vikas.munot@yahoo.com पे मेल कर सकते हैं। दैट इज vikas.munot, दैट इज M for Mumbai, U for उत्तर प्रदेश, N for Nagaland, O for Ooty and T for तमिलनाडु। vikas.munot@yahoo.com। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं and my mobile number would be 98404-78204, that is 98404-78204। आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई बुक पढ़नी हो, आप चाहते हैं कि मैं वो बुक आपके लिए शो में लेके आऊं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि इसके बाद हम अगली बुक कौन सी पेश करें या कैसी बुक पेश करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक जनरल फिक्शन पेश की थी जो थी अलका जोशी की द हैना आर्टिस्ट, और इस बार हम एक पैरानॉर्मल बुक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रेजेंट करेंगे इसके बाद, क्योंकि अगले हफ्ते वाला एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड होगा इस बुक का, तो उसके बाद हम कौन सी बुक प्रेजेंट करें, इसका भी अगर आप कोई सजेशन दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो वो भी काम मुझे करना पड़ेगा, एक बुक को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। Until we meet next week, tata, bye bye, take care, keep reading, keep enjoying, keep smiling and keep listening to Radio Udan, a flight of life.